नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है सास और उसकी बहू और बेटों को लेकर। समधन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अकेले ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से यह कह दें कि घर का काम तो करवा दिया कर। मेरी फूल से बच्ची की क्या हालत कर दी है आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है। बड़ी बहू प्रियल की माँ ने फ़ोन पर उसकी सास सुमित्रा जी को सुना दिया। इससे पहले कि सुमित्रा जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फ़ोन काट दिया। दरअसल प्रियल इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे न्यूमोनिया हो गया था। इस कारण थोड़ी कमज़ोर थी, पर सुमित्रा जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की जिद की और अपने मायके चली गई। वहाँ उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने फट से सुमित्रा जी को फ़ोन लगा दिया। सुमित्रा जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिला मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर सुमित्रा जी का परिवार रहता था और बाकी के मंजिल में किराएदार। बड़ा बेटा राकेश, उसकी पत्नी प्रियल और उसका एक बेटा दक्ष, जबकि छोटा बेटा राहुल और उसकी पत्नी खुशी है। राहुल और खुशी की शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे, लेकिन घर के हालात काफ़ी बदल गए। पहले प्रियल और सुमित्रा जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेती थी। वहीं खुशी के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती है। कारण खुशी की आदतें। खुशी को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट उठना, घर के काम न करना, जब मर्जी हो अपने मायके चले जाना, घर आए मेहमानों से कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसके मायके वाले भी कभी कुछ कहते ही नहीं। उल्टा जिस दिन प्रियल और उसमें खींचातानी होती, उस दिन खुशी की मम्मी भी फ़ोन करके सुमित्रा जी को 10 बातें सुना देती। ऐसा नहीं है कि सुमित्रा जी ने कभी खुशी को समझाने की कोशिश नहीं की। कई बार समझा चुकी है, लेकिन चिकने गड़े पर कभी पानी ठहरता है क्या। उस दौरान खुशी सुमित्रा जी से ही लड़ पड़ती और रो रो कर अपनी माँ को फ़ोन करके बताती, और उसके बाद खुशी के माता पिता सुमित्रा जी को फ़ोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुना जाते। खुशी के आने के बाद प्रियल में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वह कोई काम करती, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फ़ोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच सुमित्रा जी पिस चुकी थी। प्रियल को जब न्यूमोनिया हुआ तो भी सुमित्रा जी ने ही पूरा घर संभाला था। खुशी ने कोई मदद नहीं की, अपितु काम ना करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय सुमित्रा जी के पक्ष को समझने के, प्रियल और उसकी माँ ने इस तरह से बातें सुना दी जो सुमित्रा जी को काफ़ी हद तक बुरी लगी। शाम को जब राकेश और राहुल घर आए तो सुमित्रा जी ने उन्हें बताया कि किस तरह प्रियल की मम्मी ने उनसे बात की। हाँ तो माँ, इसमें प्रियल या उसके माता पिता की क्या गलती। खुशी भी इस घर की बहू है, आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती। भैया बस, भाभी अपने पीहर जाकर बैठ गई, इसमें खुशी की क्या गलती। वह तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा प्रियल, क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर का काम में लगी रहेगी। वह भी आखिर एक इंसान है। खुशी अभी नहीं है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गई शादी को, और कितनी नहीं है। इतनी समझदारी तो खुद को रखनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है, आपने सिर बिठा रखा है उसे। आप सास है, आप चाहे तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, प्रियल कर रही है ना अकेली काम। खुशी को भी प्यार से समझाया जा सकता है, और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती है। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। सुमित्रा जी सुनकर अवाक रह गई कि बहुएं तो बहुएं, यहाँ बेटे भी अपने नहीं रहे। दोनों ने सुमित्रा जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है।
चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन करो कि कल के कल ही यहाँ मौजूद हो जाए। बस इतनी ही बर्दाश्त करने की हद है मेरी। सुमित्रा जी ने इतनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था। उन लोगों ने दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन कर दिया। सुमित्रा जी पूरी रात हॉल में चुपचाप बैठी रही। नींद आँखों से कोसों दूर थी। आँखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। पर अब जो भी हो, निर्णय तो उन्होंने ले लिया था और उसे वह कल सबके सामने ही जाहिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण सुमित्रा जी की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने प्रियल और उसके माता पिता मौजूद थे। पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए सुमित्रा जी उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद खुशी और उसके माता पिता भी आ गए। अब हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। सुमित्रा जी ने बोलना शुरू किया, जब मेरे बेटों की शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं के लिए कभी सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहूँगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही बल्कि मदद ही की। पर पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समदन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फ़र्क किया, प्रियल के पिता ने कहा। जिस घर में घर का मुखिया कमज़ोर होता है उस घर में यह सब होता ही है और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार खुशी के पिता ने कहा, हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आप लोगों का काम करती रही। देखो क्या हालत कर दी मेरी बच्चों की। प्रियल की माँ ने कहा, हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में करते ही नहीं। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशान ही रही है, खुशी की माँ ने कहा। जब दोनों बहुओं के माता पिता सुमित्रा जी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजाल है किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सब के सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। पर इस बार सुमित्रा जी मन पक्का कर खड़ी थी। उन्हें अपने किसी बेटे से ही उम्मीद नहीं थी तो बहुएं तो दूर की बात है। आखिर उन्होंने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है और ना ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ इसलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बेवजह चिकने गढ़ों के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ तो कर दीजिए, हमें क्या एतराज़ है, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। खुशी के पिताजी बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे। हाँ हाँ बता दीजिए कौन कैसे रहेगा। हम जाने से पहले अपने बच्चों की गृहस्थी को बसा कर जाएंगे और इस रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से निजात पाएं। अब की बार प्रियल की माँ ने कहा। सुनकर सुमित्रा जी का खून खोल गया, लेकिन वह चुप रह गई। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर उम्मीद किसी से क्या करे जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे, जब अपने ही सिक्के खोटे हों। आखिर सुमित्रा जी ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल यह 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपरी मंजिल पर राहुल अपनी पत्नी खुशी के साथ रह लेगा। बीच वाली मंजिल पर राकेश अपनी पत्नी प्रियल और अपने बच्चे दक्ष के साथ रह जाएगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रह लूँगी। अरे आपको अलग रहने की क्या ज़रूरत है। आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और दूसरे 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह लेना।
इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए एक पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा, कम से कम उसका ही किराया आ जाएगा। प्रियल के पापा ने कहा, माफ़ कीजिए, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगी। जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है, और उन पर भी बोझ ना बनकर मैं नौकर रख लूँगी। इसलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेले ही रह लूँगी। हाँ, तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदारों को बोलिए ताकि वो खाली करें और हम लोग हमारे बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुनिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने के लिए कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे बहू अपनी अलग अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? यह मकान मेरे नाम पर है, मेरी ज़रूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती थी। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला यह क्या बात हुई? कोई अपने ही बच्चों से किराया लेता है क्या? पर मैं लूँगी, अपने बच्चों से किराया ज़रूर लूँगी। मेरा कौन सा पति बैठा है जो मेरा खर्चा उठाएगा? और अगर वो लोग किराया नहीं चुकाना चाहते तो वो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति या एतराज़ नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय है अपने आप डिस्कस कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समदन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, अंदाज़ा भी है आपको? माफ़ कीजिएगा समधी जी, इतने दिनों से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी, किसी ने मेरा पक्ष सुनने की कोशिश ही नहीं की। अब बहू समझना नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे? सास बदनाम होती है, पर यह ज़रूरी भी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सकें। सुमित्रा जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार सुमित्रा जी इतने स्पष्ट तरीके से बोली थी और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। सब ने सुमित्रा जी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अडिग रहे और आखिरकार जो सुमित्रा जी चाहती थी वही हुआ, और उनके दोनों बेटे आज उन्हें किराया चुकाते हैं। लोग बातें ज़रूर करते हैं, पर सुमित्रा जी अपने में मस्त रहती हैं। दोस्तों, आपको सुमित्रा जी का ये फ़ैसला कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।